शुरू करने से पहले आपको एक जरूरी सूचना दे देते हैं। कानपुर के बाद झांसी में जमने वाला है लल्लन टॉप अड्डा। देश दुनिया धंधे पानी की बातों से लेकर राजनीति पर चर्चा सब कुछ होगा यहाँ पर। कब? 24 अक्टूबर दोपहर 3:30 बजे से। तो इस रविवार पहुंच जाएं झांसी के मुक्ताकाशी मंच और शामिल हो जाएं इस अनोखे उत्सव में। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को 2 महीने से अधिक समय बीत चुका है। इस बीच में अफगानिस्तान में काफी कुछ बदलाव हुए हैं। मसलन अनाथालयों में बच्चों को खिलाने के लिए अनाज नहीं है। देश की आधी से अधिक आबादी भुखमरी के कगार पर खड़ी हुई है। बैंक से पैसा निकालने पर लिमिट लगा दी गई है। बाजारों में बिजनेस ठप होने वाला है। इतना समझ लीजिए कि समस्याओं की फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। इन समस्याओं का समाधान तलाशने की कोशिश लगातार जारी है। इसी के मद्देनजर 20 अक्टूबर को रूस की राजधानी मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इसमें तालिबान के साथ 10 और देशों ने हिस्सा लिया, जिनमें रूस, ईरान, चीन के अलावा भारत और पाकिस्तान भी शामिल थे। इन देशों ने अफगानिस्तान को आर्थिक संकट से निकालने और आम जनता को तत्काल मदद देने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक का क्या नतीजा निकला, सभी पक्षों के बीच किन मुद्दों पर सहमति बनी और इस बैठक से तालिबान और अफगानिस्तान के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी। 18 अक्टूबर 2018 जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर कंधार के गवर्नर से मिलने पहुंचे। 1 महीने पहले मिलर को अफगानिस्तान में यूएस और नाटो सेना का कमांडर बनाया गया था। वो आने वाले चुनाव के लिए सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने आए हुए थे। इस मीटिंग में कंधार के गवर्नर के अलावा प्रांत के पुलिस चीफ जनरल अब्दुल राजिक भी शामिल थे। अब्दुल राजिक को कंधार का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता था। उन्होंने तालिबान के भीतर खौफ पैदा कर रखा था। उनके कार्यकाल में तालिबान की कंधार में घुसने की हिम्मत नहीं थी। बतौर बॉर्डर गार्ड अपने करियर की शुरुआत करने वाले राजिक 31 साल की उम्र में एक प्रांत के पुलिस चीफ बन चुके थे। अपने लोगों के बीच उनकी छवि हीरो जैसी थी, लेकिन तालिबान के लिए वो दुश्मन थे। तालिबान ने कई बार उनकी हत्या की कोशिश भी की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन अक्टूबर 2018 में सब कुछ बदल गया। उस दिन मीटिंग हॉल के बाहर भारी भरकम सिक्योरिटी थी। गवर्नर के निजी गार्ड्स में एक राज मोहम्मद नाम का व्यक्ति भी था। वो कुछ महीने पहले ही कंधार आया था। एक दूसरे गार्ड की पैरवी पर उसे भी गवर्नर की सिक्योरिटी टीम में शामिल किया गया। मीटिंग खत्म होने के बाद जनरल स्कॉट मिलर और बाकी लोग हेलीपैड की तरफ बढ़े। कंधार के गवर्नर ने उनके लिए अनार की पेटियां मंगा रखी थी। कुछ गार्ड्स उन पेटियों को उठाकर आगे आगे चल रहे थे। एक पेटी राज मोहम्मद के हाथ में भी थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने अपनी पेटी नीचे रख दी। इसके बाद वो पीछे मुड़ा और अपनी AK-47 की नली का ढक्कन खोल दिया। वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। जब तक हालात सामान्य हुए तब वहां बिखरी तबाही की असलियत पता चली। राज मोहम्मद तो मारा ही गया था, लेकिन मरने से पहले उसने अब्दुल राजिक की भी जान ले ली थी। अफगानिस्तान में सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक कंधार प्रांत में नाटो सेनाओं का सबसे बड़ा सहयोगी मारा गया था। इस हमले में जनरल मिलर बाल बाल बच गए थे। जांच में पता चला कि राज मोहम्मद को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी। हमले के कुछ दिनों बाद तालिबान ने उसकी ट्रेनिंग का वीडियो भी जारी किया। उस समय जनरल मिलर ने कहा था कि तालिबान अजेय है, उसे लड़ाई के मैदान में नहीं हराया जा सकता। इस घटना के कुछ दिनों बाद मॉस्को में एक हाई लेवल की बैठक हुई। इसमें अफगानिस्तान संकट का रास्ता तलाशने पर चर्चा होनी थी। 2017 में पहले चरण की बैठक में 6 देश शामिल हुए थे: रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। इस बैठक को नाम दिया गया मॉस्को फॉर्मेट। दूसरे चरण की बैठक नवंबर 2018 में हुई। उस समय तक ये तय हो चुका था कि लड़ाई के मैदान में तालिबान को हराना नामुमकिन है। अगर अफगानिस्तान के संकट को सुलझाना है तो बातचीत करनी होगी। इसको ध्यान में रखते हुए दूसरे चरण की मीटिंग में तालिबान को भी आमंत्रित किया गया। उस बार अमेरिका ने भी अपना ऑब्जर्वर भेजा था। रूस का इरादा अफगानिस्तान में अपनी खोई भूमिका को फिर से स्थापित करने का था। सोवियत अफगान युद्ध में मिली करारी हार से उसकी छवि धूमिल हुई थी। रूस उस भूल को ठीक करना चाहता था। अफगान संकट को सुलझाकर उसकी कूटनीतिक शक्ति में भी विस्तार होने की संभावना थी। इस बातचीत का एक और फायदा था। 90 के दशक में जब तालिबान पहली बार सत्ता में आया था, तब उसने लादेन के अलकायदा समेत कई और आतंकी संगठनों को अपने यहाँ पनाह दी थी। यह आतंकी संगठन
रूस और उसके सहयोगी देशों के लिए खतरा थे। रूस चाहता था कि दोबारा वैसी दहशत पैदा ना हो, इसलिए वो बैठक के जरिए अफगानिस्तान में बढ़त हासिल करना चाहता था। हालांकि जब तक मॉस्को फॉर्मेट वाली बैठकों का कोई नतीजा निकलता, तब तक अमेरिका ने तालिबान के साथ दोहा में डील शुरू कर दी थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़कर निकलने की बात की। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। उसके 15 दिन बाद अंतिम अमेरिकी सैनिक भी बाहर निकल गया। अब अफगानिस्तान पर तालिबान का एक छत्र राज है। हालांकि हालात पहले से बदतर ही हुए हैं। अफगानिस्तान बुनियादी चीजों की भारी तंगी से इस वक्त जूझ रहा है। तालिबान ने अमेरिका से सेंट्रल बैंक के रिजर्व पर लगा प्रतिबंध हटाने की मांग की थी। अमेरिका ने इससे साफ इनकार कर दिया था। उसका कहना है कि वो प्रतिबंध तो नहीं हटाएगा, लेकिन अफगान जनता के लिए मानवीय मदद भेजने पर विचार जरूर करेगा। इस संकट के बीच एक बार फिर मॉस्को फॉर्मेट का जिन्न बाहर आया है। 20 अक्टूबर को हुई बैठक में तालिबान के अलावा 10 देश शामिल हुए। रूस, भारत, चीन, ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। इन सभी देशों की सुरक्षा पर अफगानिस्तान संकट का असर पड़ता है। भारत की तरफ से इस बैठक में विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डिवीजन के संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने हिस्सा लिया। तालिबान की तरफ से उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी ने भाग लिया। मॉस्को में हुई बैठक में सभी देशों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें तालिबान ने यूनाइटेड नेशंस में डोनर कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की है, ताकि अफगानिस्तान को बिखरने से बचाया जा सके। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि यह कॉन्फ्रेंस जल्द से जल्द बुलाया जाना चाहिए। बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया कि अफगानिस्तान को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन देशों की है जिनकी सेनाएं पिछले 20 सालों से इस देश में थी। यह इशारा अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों की तरफ था। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर शुरू किया था। 20 सालों तक बेहिसाब पैसा और खून बहाने के बाद वे वापस लौट गए थे। मॉस्को की बैठक में अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया। उसने अगले राउंड्स में भाग लेने का वादा किया है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका बैठक में तय हुई बातों पर अमल करेगा। तालिबान के कब्जे के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आशंका जताई थी कि इस्लामिक आतंकी रूस के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस आशंका की वाजिब वजहें भी हैं। तालिबान के कार्यकाल में ISKP अब तक कई हमले कर चुका है। इन हमलों में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लावरोव ने यह भी कहा कि मॉस्को फॉर्मेट अफगान संकट को सुलझाने का सबसे सटीक तरीका है। इसके पीछे रूस का उसका मकसद आज भी नहीं बदला है। उसे अपने प्रभाव को बरकरार तो रखना ही है, साथ ही उसे अपनी सुरक्षा की चिंता भी है। अब यहां पर एक सवाल उठता है, क्या मॉस्को फॉर्मेट बैठक के जरिए तालिबान को मान्यता देने पर कोई विचार किया जा रहा है? रूस ने कहा कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। बैठक का मेन फोकस फिलहाल आर्थिक संकट और सुरक्षा पर है। हम उनके संपर्क में हैं। मान्यता देने का फैसला इन बातों पर निर्भर करता है कि तालिबान अपने वादों को पूरा करता है या नहीं। रूस ने तालिबान को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। फिलहाल इस स्थिति में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। रूस ने मांग की है कि तालिबान सभी जातीय और राजनीतिक समूहों को सरकार में शामिल करे, सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार दे, महिलाओं को पढ़ने की आजादी दे, तभी आगे विचार किया जाएगा। तालिबान ने सत्ता हासिल करते समय कई सारे वायदे किए थे, हालांकि उसकी करनी और कथनी में भारी अंतर रहा है। सामूहिक बैठक से इतर भारत ने भी तालिबान सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ कूटनीतिक और आर्थिक संबंध सुधारने का विचार किया। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि भारत अफगानिस्तान में मानवीय मदद भेजने के लिए तैयार है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार अफगानिस्तान को गेहूं और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई भेजने की तैयारी कर रही है। अफगानिस्तान में सर्दी का मौसम आ रहा है। इस दौरान कई इलाकों में सप्लाई पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही किल्लत से जूझ रहे अफगानिस्तान को मदद की तत्काल जरूरत है। मॉस्को फॉर्मेट का फायदा आम अफगानियों तक पहुंच पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कोरोना महामारी से जुड़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना का खतरा 2022 में भी बरकरार रहने वाला है। इसकी वजह क्या है? WHO का कहना है कि गरीब देशों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। अफ्रीका में 5% से भी कम आबादी को कोरोना का टीका लग पाया है। बाकी महाद्वीपों में यह आंकड़ा 40% के आसपास है। ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग स्कीम कोवैक्स के तहत इस साल के अंत तक 2 अरब डोज डिलीवर करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी तक इस स्कीम में सिर्फ 37 करोड़ डोज ही मिले हैं।
दूसरी सुर्खी है जर्मनी से। जर्मनी में 2 पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने यमन के सिविल वॉर में हिस्सा लेने के लिए प्राइवेट आर्मी बनाने की कोशिश की थी। इन दोनों ने 7 लोगों की भर्ती भी की। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इन सैनिकों ने सऊदी अरब की तरफ से लड़ने की इच्छा जताई थी। इसके लिए उन्होंने सऊदी अरब की एजेंसियों से संपर्क भी किया था, लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यमन में 2014 से सिविल वॉर चल रहा है। एक तरफ हूती विद्रोही हैं, जबकि दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार। जब 2015 में हूती विद्रोहियों ने राजधानी सेना पर कब्जा किया, तब सऊदी अरब सिविल वॉर में शामिल हो गया था। वो यमन सरकार की मदद कर रहा था। हूती विद्रोहियों की मदद करने का आरोप ईरान पर लगता है। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी अमेरिका से है। पूर्व राष्ट्रपति और दिग्गज उद्योगपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसका नाम ट्रुथ सोशल रखा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगले महीने से यह प्लेटफॉर्म कुछ चुनिंदा लोगों के लिए खुलेगा, जबकि अगले साल से इसे सबके लिए खोल दिया जाएगा। जनवरी 2021 में कैपिटल हिल पर हमले के बाद ट्रंप का ट्विटर और फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। तभी से वो अपना प्लेटफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने फेसबुक और ट्विटर पर निशाना साधते हुए कहा था कि तालिबान जैसे संगठन इन प्लेटफॉर्म्स पर हो सकता है, लेकिन इतने लोगों का चहेता राष्ट्रपति नहीं। तो आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।